नमस्कार मित्रों एवं विद्यार्थीगण। सीधी सटीक बात डॉक्टर रवि शर्मा मधुप के साथ इस वीडियो श्रृंखला में जो विषय मैंने आजकल शुरू किया हुआ है उसका नाम है हिंदी का वैश्विक स्वरूप। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि यह वीडियो विशेष रूप से उन विद्यार्थियों के लिए उपयोगी है जो दिल्ली विश्वविद्यालय के CBCS के अंतर्गत द्वितीय वर्ष में चतुर्थ सेमेस्टर के विद्यार्थी हैं और जिन्होंने जेनरिक इलेक्टिव GE हिंदी विकल्प लिया हुआ है। इस विकल्प के अंतर्गत जो शीर्षक है वो यही है, हिंदी का वैश्विक स्वरूप। यह विषय 4 इकाइयों में बटा हुआ है। पहली इकाई में वैश्वीकरण, उसकी प्रक्रिया, उसका स्वरूप आदि को चर्चा करनी थी। इस संबंध में कुछ चर्चा मैं पिछली वीडियो में कर चुका हूं। आज मैं संकेत रूप में पिछली बातों को दोहराते हुए इस विषय को आगे लेकर चलूंगा। जैसा कि मैंने बताया था कि वैश्वीकरण एक सतत प्रक्रिया है जो लंबे समय से चल रही है। हम कह सकते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी की जब स्थापना हुई थी 1600 के आसपास, तब से ये प्रक्रिया चल रही है। और 1960-70 के दशक के बाद से जब एक राष्ट्र उभर कर आया शीत युद्ध के बाद, वहाँ ये प्रक्रिया बहुत तेज हुई और उसके क्या परिणाम हुए पूरे विश्व पर, उस और मैंने लाभ और हानि 2 अर्थों में इसको संक्षेप में समझाया। बहुत बड़ा विषय है, अपने आप में काफ़ी समय मांगता है, लेकिन यहाँ विद्यार्थियों के हित में केवल संक्षेप में कुछ बिंदु में रख रहा हूँ, आप ध्यान से देखिए। सबसे पहला लाभ तो ये हुआ कि उपभोक्ता वस्तुएं सुलभ हुई इससे, यानी कि जो वस्तुएं आज से 70-80 साल पहले आम आदमी के लिए कल्पना की चीजें थी, वे सारी की सारी आसानी से मिलने लग गई। इस पर मैंने पहले चर्चा की थी। दूसरा लाभ ये हुआ कि जो भौगोलिक सीमाएं थी वे समाप्त होनी शुरू हो गई। पलक झपकते ही व्यक्ति एक जगह से दूसरी जगह जाने में सक्षम हो गया। आप देखते हैं रेलगाड़ियों की गति बहुत बढ़ गई, हवाई यात्रा सुगम सस्ती होने लगी, जिससे व्यक्ति एक देश से दूसरे देश जाना भी आसानी से करने लगे। भारत के भीतर आना जाना तो बहुत ही सरल और सस्ता होता चला गया। जो सबसे बड़ा परिवर्तन हुआ वह सूचना क्रांति, संचार क्रांति भी कहते हैं, सूचना क्रांति भी कहते हैं, जिसके अंतर्गत सूचनाओं का आदान प्रदान बहुत त्वरित गति से होने लगा। सरलता से, सुगमता से और सस्ता, तीनों बातें यहां फिर से आ रही हैं। किसी समय आपको शायद नहीं मालूम होगा, टेलीफोन कॉल एक राज्य से दूसरे राज्य में करने के लिए STD कहते थे उसको, स्टेट टेलीफोन डायलिंग, उसमें टेलीफोन कॉल बुक करानी पड़ती थी, बहुत खर्चा आता था, बहुत व्यवधान होते थे और महंगा पड़ता था। आज स्थिति क्या है आप सब जानते हैं। हर एक के हाथ में मोबाइल है। उस मोबाइल से हम न केवल देश के भीतर बल्कि विदेश में भी तुरंत संपर्क स्थापित कर लेते हैं। इंटरनेट पर सूचनाओं का भंडार है, पलक झपकते ही आप कोई भी सूचना प्राप्त कर सकते हैं। ये सब संभव हुआ सूचना क्रांति के कारण, जो पिछले 40-50 सालों में पूरी दुनिया में बहुत तेजी से छाई है। एक और इसका परिणाम हुआ सांस्कृतिक आदान प्रदान। जिस प्रकार से विश्व छोटा होता गया, भौगोलिक सीमाएं खत्म होती गई, सूचनाओं का आदान प्रदान आसान हो गया, उसके साथ ही साथ एक प्रदेश और दूसरे प्रदेश के बीच में जो आवागमन हुआ उससे सांस्कृतिक लेन देन भी बढ़ा और न केवल प्रदेश बल्कि देशों के भीतर भी आपस में सांस्कृतिक आदान प्रदान अधिक होने लगा, आसानी से होने लगा। एक और लाभ हुआ कि रोजगार के नए अवसर उपलब्ध हुए। भारत के संदर्भ में हम अपनी बात को सीमित करते हैं तो भारत में अनेक ऐसी बहुराष्ट्रीय कंपनियां आई जिन्होंने यहाँ के युवाओं को नौकरियां दी। और मैंने अंतिम बिंदु में यही लिखा है, बहुराष्ट्रीय कंपनियों का विकास। ये बहुराष्ट्रीय कंपनियां एक से अधिक राष्ट्रों में अपना व्यापार बढ़ा रही थी। जहां जहां उनको अपना उत्पादन सस्ते में करने की सुविधा मिल रही थी वहां उत्पादन कर रही थी। ऐसे में चीन में उन्होंने अपना ज़्यादा उत्पादन केंद्रित किया और उसके बाद माल जहां ज़्यादा बिक सकता है उन देशों पर निगाह रखी और उसमें भारत एक बड़े बाजार के रूप में उभर कर आया। मध्यम वर्ग की जो क्रय शक्ति, परचेजिंग पावर, वह बढ़ी, जिस कारण से पूरी दुनिया की निगाहें भारतीय बाजार पर केंद्रित हुई और सभी कंपनियों का ये एक लक्ष्य होता था कि हम भारत में अपना माल खपाएं, भारत में अपनी वस्तुएं बेचें। तो बहुराष्ट्रीय कंपनियां लाभ कमाने के उद्देश्य से यहाँ आई और एक नई अवधारणा ग्लोबल विलेज, विश्व ग्राम की उभरी, जिसमें कहा गया कि पूरा संसार, पूरा विश्व एक ग्राम की तरह है और वहाँ आसानी से सब चीज़ों का लेन देन हो सकता है। तो ध्यान दीजिए, मैंने पहले ही बताया था वसुधैव कुटुंबकम की भारतीय मान्यता से एकदम अलग मान्यता है। ये लाभ पर आधारित है, व्यापारिक अवधारणा है,
यहाँ अपने सामान को बेचने का उद्देश्य है और कोई उद्देश्य इसमें नहीं है। तो इसके हानियां भी बहुत सी हुई। हानियों की ओर अगर हम ध्यान दें तो बाजारवाद को बढ़ावा मिला। बाजारवाद को बढ़ावा मिलने का अर्थ है बाजार हावी होता चला गया, हर चीज पर, भाषा पर, संबंधों पर, जीवन शैली पर, सब तरफ बाजार के प्रभाव दिखाई दे रहे हैं। उसी से जुड़ा हुआ उपभोक्तावाद। उपभोक्तावाद मतलब भोग की प्रवृत्ति, वस्तुओं पर केंद्रित, भौतिकता पर केंद्रित दृष्टि, जो भारतीय दृष्टि के अनुकूल नहीं है। भारतीय दृष्टि सदैव से भौतिकता की अपेक्षा आध्यात्मिकता को महत्व देती आई है, लेकिन इस दौर में भौतिकता की, उपभोक्तावादी मानसिकता की बहुत तेजी से वृद्धि हुई। एक और बड़ा नुकसान, स्थानीयता का ह्रास, यानी कि लोकल, हर एक देश का, हर एक प्रदेश का, हर एक गांव का अपना एक स्थानीय स्वभाव होता है, स्थानीय महक होती है, स्थानीय विशेषता होती है। वह विशेषता वहाँ के खान पान में, वहाँ के पहनावे में, वहाँ की सब्जी, फल, फूल आदि में, वहाँ की प्रकृति में, सब तरफ दिखाई देती है। ग्लोबलाइजेशन ने, वैश्वीकरण ने धीरे धीरे उस स्थानीयता पर अपना प्रभाव डाला और उसको कुचलना शुरू किया, दबाना शुरू किया। पूरी दुनिया में एक सी चीजें मिले, जो बर्गर अमेरिका में मिलता है, जो बर्गर इंग्लैंड में मिलता है, वह बर्गर भारत में मिले, वह चीन में मिले, जो सामान चीन में खाया जाता है वो भारत में उपलब्ध हो, जो वस्त्र और देशों में, यूरोप में पहने जाते हैं भारत में पहने जाएं। ये सारा जो माल को पूरी दुनिया में खपाने का जो कार्य हुआ, वह स्थानीयता को नष्ट करता चला गया, दबाता चला गया। इसी के साथ जुड़ा हुआ सांस्कृतिक संकट। इस सारे आदान प्रदान के तहत भाषाओं का भी लोप होना शुरू हुआ। अनेक स्थानीय भाषाएं पूरे विश्व से धीरे धीरे लुप्त होती जा रही हैं। पिछले 50 सालों में अनेक भाषाएं लुप्त हो चुकी हैं या लुप्त होने के कगार पर हैं। और जब भाषा मरती है तो मैंने बताया था, केवल शब्द, वर्ण, अर्थ, वाक्य तक नष्ट नहीं होते, उसके साथ उपलब्ध सारी जानकारियां, वे सारी उपलब्धियां, वे सारे जीवन मूल्य नष्ट हो जाते हैं जो उस भाषा के माध्यम से उस प्रयोक्ताओं को मिले थे। तो इससे संस्कृति का संकट उत्पन्न होता है। हर एक भाषा अपने साथ एक संस्कृति को लेकर चलती है। वह संस्कृति जब नष्ट होती है तो वहां से समस्याएं तेजी से बढ़ती हैं। तो मित्रों, सांस्कृतिक संकट भी भारत पर आया है। और अगर हम उद्योग धंधों के संदर्भ में बात करें तो लघु उद्योग, मध्यम उद्योग, छोटे छोटे कुटीर उद्योग वे भी इससे बहुत संकटग्रस्त हो गए। उनके अस्तित्व पर संकट खड़ा हो गया। अनेक उद्योग धंधे धीरे धीरे मरने लग गए। आपको मालूम है कि किस प्रकार से चीन से सस्ता सामान पिछले सालों में भारतीय बाजार में आया, जिसके कारण हमारे छोटे उद्योग धंधे नष्ट हुए। ये कुछ लाभ हानि वैश्वीकरण के हमने पिछले 2-3 दशकों में बहुत तेजी से महसूस किए, जबकि इसका शुरुआत तो 1980 के आसपास से हो गई थी, जब भारतीय अर्थव्यवस्था में उदारीकरण की शुरुआत हुई थी। और उसी के परिणाम स्वरूप ये सब बाजारवाद, आधुनिकीकरण और ये सब चीजें, वैश्वीकरण आदि भारत में भी चल पड़ी थी। इससे आगे बढ़ते हैं और भाषाओं पर क्या प्रभाव पड़ा, और खास तौर पे हम बात कर रहे हैं हिंदी भाषा की। तो हिंदी भाषा पर भी इसी प्रकार वैश्वीकरण के बहुत से सकारात्मक प्रभाव हैं और बहुत से नकारात्मक प्रभाव हैं। हिंदी पिछले 70 सालों में किस प्रकार से भारत और भारत के बाहर फली फूली है, इस पर मैं अगली वीडियो में बात करूंगा, क्योंकि ये विषय फिर विस्तार मांगता है। उसको हम कई बिंदुओं के तहत चर्चा करेंगे, जैसे कि विश्व में हिंदी के प्रयोक्ताओं की संख्या, इसी प्रकार हिंदी का मीडिया के द्वारा विश्व में प्रचार प्रसार, जिसमें हिंदी सिनेमा की बहुत बड़ी भूमिका है और एक पूरी इकाई हिंदी सिनेमा को भी केंद्रित करके रखी गई है उसमें। इसके अतिरिक्त जिस प्रकार से हिंदी का पठन पाठन पूरे विश्व में बढ़ा है, उसका भी महत्व है। किस प्रकार से अनुवाद बढ़ा है और हिंदी से अन्य भाषाओं में और अन्य भाषाओं से हिंदी में अनुवाद का कार्य बहुत तेजी से बढ़ा है, उस ओर भी हम बात करेंगे। विश्व हिंदी सम्मेलन अभी तक 11 हो चुके हैं, उनका क्या महत्व, क्या उनका भारत के हिंदी के ऊपर प्रभाव पड़ा, ये भी एक महत्वपूर्ण बिंदु है जिस पर हम चर्चा करेंगे। हिंदी शिक्षण किस प्रकार से नए स्वरूपों में विश्व में ढला, इस ओर भी बात करेंगे। तो इस प्रकार ये अनेक बिंदु हैं जिन पर हम वैश्विक हिंदी के संदर्भ में बात करना चाहेंगे। तो आप इंतजार कीजिए वैश्विक हिंदी के अगली कड़ी का, जिसमें भाग 4 में मैं हिंदी से संबंधित कुछ बातें और लेकर आपके बीच उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिए सीधी सटीक बात डॉक्टर रवि शर्मा मधुप के साथ। धन्यवाद।